हेलो गैस, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोफेसर डायरी। इस वीडियो में हम सल्तनत काल से संबंधित सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये पार्ट सेकंड है। पिछला वीडियो को हम पहले से पब्लिश कर चुके हैं यूपी पैट की सीरीज में, आप जाके उसे देखिएगा। उससे पहले एक थ्योरी का वीडियो आ रखा है। ये आपका सेकेंड वीडियो है क्वेश्चंस का। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 है आपका। क्वेश्चन नंबर 81 है, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 3 के बीच में बिहार विजय हुई, उसके बाद बंगाल विजय 1204 से 5 के बीच एवं असम पर आक्रमण 1206 में किया था। यानी किस सेनापति ने पहले बिहार में आक्रमण किया, बिहार को जीता, उसके बाद बंगाल को जीता और अंत में असम पर आक्रमण किया। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, सी है नसीरुद्दीन कुवाचा और डी है आपका ताजुद्दीन यालदौज। तो क्वेश्चन नंबर 81 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये इसका करेक्ट आंसर है। यानी इसने सबसे पहले बिहार विजय की 1202-3 में इसने बिहार को जीता, उसके बाद बंगाल को जीता 1204-5 में और असम पर आक्रमण किया था 1206 में। इसी बीच उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी जला दिया था। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी को एज ए फोर्ट समझ के उसने जला दिया। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो नालंदा विश्वविद्यालय था उस पर आक्रमण भी बख्तियार खिलजी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है मोहम्मद गौरी, सी है इल्तुतमिश या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 82 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लाखबख्श यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी था, लेकिन भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है, जिसने 1206 से लेकर 1210 तक दिल्ली पर, लाहौर पर शासन किया था। उस समय लाहौर राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए दे रखा है रामचंद्र देव, बी है प्रताप रुद्र देव, सी है मलिक काफूर या डी राणा रतन सिंह। ये बीपीएससी सन 2005 और 10 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर अटैक किया था। उस समय वहाँ का राजा रामचंद्र देव था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चंस करने से पहले आप सभी से गुजारिश करते हैं कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 84 रहेगा, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 84 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी उलेमाओं के खिलाफ जाता था, उलेमाओं से उसकी नहीं बनी कभी भी। तो उसके बारे में बर्नी ने कहा है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया था तो उसने शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र हो गया था। क्वेश्चन नंबर 85। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? ऑप्शन ए चौधरी, बी रावत, सी है मलिक या डी पटवारी। ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी चौधरी। ठीक है, चौधरी भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था सल्तनत काल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए लोधी वंश, बी सैयद वंश, सी है तुगलक वंश या डी खिलजी वंश। तो तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर अटैक किया था, दिल्ली को लूटा। उस समय नसरुद्दीन तुगलक का शासन था। यानी तुगलक वंश को ख़त्म कर दिया था तैमूर के आक्रमण ने। और उसके बाद खिज खां द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई। यानी तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ठीक है, ऑप्शन ए है बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी फिरोज तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी यानी फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक के समय पर उसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे और उसने एक नया डिपार्टमेंट बनाया था गुलामों की देखभाल के लिए, जिसका नाम उसने रखा था दीवाने बंदगान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी है फिरोज शाह तुगलक, डी है शेरशाह सूरी। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी यानी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे?
ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी या शेरशाह सूरी। तो क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर फिर से रहने वाला है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, यानी फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी प्रयास किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। इसने नहरों का निर्माण करवाया था। इसने अपने चचेरे भाई जूना खां की याद यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर शहर बसाया था। तो ये बहुत सारे कार्य किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। इसके साथ साथ ये अशोक के 2 अभिलेख, टोपरा के अभिलेख और मेरठ के अभिलेख को दिल्ली लेके आया था। क्वेश्चन नंबर 90 है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? ऑप्शन ए मुसलमान, बी कुषाण, सी थियंस या मुगल। ये बीपीएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर रहने वाला है इस ऑप्शन ए, यानी यहाँ पे मुसलमान दे रखा है, यानी बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। तो ये इसके विनाश का कारण रहा है। बीपीएससी में एज इट इज क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, तबकात नासरी का लेखक कौन है? ऑप्शन ए शेख जमालुद्दीन, बी अलबरूनी, सी है मिनाजो सिराज या जियाउद्दीन बरनी। तो यहाँ पे तबकात नासरी का लेखक पूछा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, यानी मिनाजो सिराज। मिनाजो सिराज ने तबकात नासरी की रचना की थी। इसी तरीके से अलबरूनी ने तारीकुल हिंद या किताबुल हिंद की रचना की और जियाउद्दीन बरनी ने तारीख फ़िरोज़ शाह लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने। ये भी बिहार पीसीएस में 1998 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कुतुब मीनार के दरवाजे के रूप में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनऊ थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए लाहौर। बाद में इल्तुतमिश ने इस लाहौर की राजधानी को ट्रांसफ़र करके दिल्ली ले आया था। ठीक है, यानी दिल्ली को राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए जफर खां की, नुसरत खां की, अल्फ खां की या उलूग खां की। क्वेश्चन नंबर 94 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी जफर खां। यानी जफर खां की मृत्यु, ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, इसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 90, अब जो भी ये क्वेश्चंस हो रहे हैं इनको आप एक कॉपी पे पहले से ही नोट डाउन करते जाइएगा और फिर देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, पहले आप खुद से टिक लगाइएगा और फिर आप पता करिए कितने सही हो रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा आइडिया रहेगा और आप साथ में एक्टिव भी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाली करों को इंगित करता है? ऑप्शन ए खराज, खुम्स, उस्र या मुक्तई। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 में ऑप्शन दे रखे हैं केवल फर्स्ट, ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट, बी है केवल सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड और डी है यहाँ पे 1, 3 एवं 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी 1, 3 और 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लेकिन जो सेकंड है ये खुम्स है। खुम्स होता है जब भी लूट का, जब भी लड़ाई होती है, युद्ध के बाद जो लूट होती है उसमें जितना भी माल बचता है, यानी जो युद्ध के बाद लूट का जो सामान होता है उसका जो हिस्सेदारी होती है उस पर जो कर लगता है वो आपका खुम्स कहलाता है। ठीक है, जबकि खराज ये हिंदुओं से जो भूमि उत्पाद से वसूलने वाला कर होता था, उस ये मुसलमानों से भूमि उत्पाद से वसूलने वाला कर था। इसी के साथ मुक्तई भी एक बटाई के रूप में जो भूमि उत्पाद होता था, एग्रीकल्चर होता था, उससे टैक्स लिया जाता था। यानी खराज, उस्र और मुक्तई ये तीनों ही भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर हैं, जबकि खुम से लूट का कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 96, तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए बरनी, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो या इस्लामी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी यानी अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो जिन्हें तूतिया हिंद भी कहा जाता है, खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, इन्होंने सितार का आविष्कार किया था। इनका जन्म कासगंज के पटियाली शहर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? ऑप्शन ए ताजुद्दीन याल्दौज को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को या नासरुद्दीन कोबाचा को। तो 97 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक यानी ऑप्शन बी। ठीक है, भारत में मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले अख्ता प्रदान किया कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, के सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालिसा भूमि का मतलब होता है जो शासक होता है उसकी भूमि, उसके लिए जो जितना भी
भूमि होती है, लैंड होती है, वो खालिसा भूमि कहलाती है। तो ऑप्शन ए है गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद बिन तुगलक, या फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे 98 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय सबसे अधिक खालसा भूमि उसके पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो ऑप्शन ए दे रखा है चांदी, चांदी और तांबा रेस्पेक्टिवली, यानी टंका चांदी हुआ, ससगनी चांदी हुआ, जीतल तांबा हुआ। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। बी के अकॉर्डिंग सोना, चांदी, तांबा। सी में चांदी, जस्ता और तांबा दे रखा है, जबकि डी में सोना, जस्ता और तांबा दे रखा है। ये बिहार पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 का अगर करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी टंका चांदी का बना होता था, इसी तरीके से ससगनी भी चांदी का था, जबकि जीतल तांबे का बना होता था। ठीक है, तो ये तीन सिक्के सल्तनत काल में प्रचलित थे, और टांका और जीतल ये दोनों ही आपके इल्तुतमिश ने प्रचलन में लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। अमीर खोई जो कृषि विभाग बनाया गया था, ये एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, या डी सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों के लिए मदद के लिए अमीर कोई नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 101 है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, या भोजपुरी। ये यूपीपीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, यानी खड़ी बोली। खड़ी बोली, सितार, इन दोनों खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, अमीर खुसरो को सितार का आविष्कारक कहा जाता है। ठीक है, अमीर अमीर खुसरो को तूतिया हिंद भी कहा जाता है। ये जो दिल्ली के सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, उनके शिष्य थे। इनके साथ साथ एक फैक्ट और आपको याद रखना है कि इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो ये सभी फैक्ट्स अमीर खुसरो के बारे में हैं, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 है कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी के समय, बहलोल लोदी के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय, या नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय। तो तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर अटैक किया था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी तुगलक वंश का सबसे अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय पर 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर अटैक किया, तो दिल्ली को लूटा था। उसके बाद जो सैयद वंश आपके सामने, दिल्ली सल्तनत का एक नया वंश उभर के आया, जिसकी स्थापना खिलजी खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। ऑप्शन ए पहला दे रखा है दाम, सेकंड जीतल, तीसरा रुपया, चौथा टंका। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है फर्स्ट और थर्ड, सी है सेकंड और थर्ड, और डी है आपका सेकंड एंड फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन डी, यानी सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेंगे। यानी सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं थी आपकी, जीतल जो तांबे की बनी होती थी, जबकि टंका चांदी की बनी होती थी। तो टंका और जीतल ये दोनों ही इल्तुतमिश ने प्रचलन में लाए थे। तो ये दोनों ही आपकी जो मुद्राएं थी सल्तनत काल की प्रचलित मुद्राएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था? ऑप्शन ए यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, या मुगलों ने। ये भी यूपीपीसीएस सन 2001 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी तुर्कों ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। इस खेल के कारण ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, जिसको उस समय चौगान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम ने, महमूद गजनबी ने, शेरशाह ने, अकबर ने। तो क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर रहेगा महमूद गजनबी, यानी ऑप्शन बी। महमूद गजनबी ने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे, उस पर एक तरफ संस्कृत में मुद्रा लेख लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 106 है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? यानी अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनाध्यक्ष था जिसने खिलजी वंश का पतन किया और नया वंश स्टार्ट किया, जिसका नाम तुगलक वंश रखा गया? तो ऑप्शन ए है गाजी मलिक, बी है मलिक काफूर, सी है जफर खां, या डी है उज़्बेक खां। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाजी मलिक, जिसका दूसरा नाम जलालुद्दीन खिलजी भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 107। जवाबिद थे, यानी क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा है कि जवाबिद थे। ऑप्शन ए कृषि संबंधित कानून, बी था राज्य कानून, सी था हिंदुओं से संबंधित मामले, या डी इनमें से कोई नहीं। ये यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी राज्य कानून।
ठीक है, ये स्टेट एक्ट होते थे, स्टेट लॉज होते थे जिनको जवाबित कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? ऑप्शन ए एलवरी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या लोधी वंश। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा तुगलक वंश, ठीक है, यानी बिजारत का चरमोत्कर्ष तुगलक वंश के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, इसमें कथन और कार्ड दे रखे हैं और आपको कोड पता करना है। कथन है कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण है कि वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। कूट है, ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही है, यानी कथन कार्ड दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी है कि कथन और कार्ड दोनों सही हैं किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है कि ए सही है यानी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी है कि कथन आपका गलत है लेकिन कारण सही है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी अलाउद्दीन के जो दक्षिणी अभियान थे वो धन प्राप्ति के अभियान थे, ये बिल्कुल सही है। वो धन इकट्ठा करने के लिए दक्षिण के राज्यों को उसने जीता। जबकि कारण यहाँ पे दे रखा है कि वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने जितने भी राज्य दक्षिण के साउथ इंडिया के जीते थे उनको उन्हीं राजाओं के अधीन लौटा दिया था। जबकि जो उन्होंने उन राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी अलाउद्दीन खिलजी की, और एनुअली पेमेंट होता था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो उससे केवल धन प्राप्ति के ये अभियान थे, धन प्राप्त करता था और उन जो राजा थे उनका अपना शासन खुद को उन्हीं को सौंप देता था, ठीक है। तो ये केवल धन प्राप्ति के अभियान थे, ना कि कब्जे में करना चाहता था। तो यहाँ पे ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में लेखक के नाम दे रखे हैं जबकि सूची सेकंड में उनकी पुस्तकें हैं। सूची फर्स्ट में जियाउद्दीन बर्नी है, बी है हसन निज़ामी, सी है मिनाज सिराज और डी है आपका याहिया बिन अहमद सरहिंदी। जबकि उनकी पुस्तकों के नाम सूची सेकंड में दे रखे हैं। ऑप्शन पहला है कि तारीख मुबारक सही, सेकंड है तबकात नासरी, तीसरा है ताजुल मासिर, चौथा है तारीख फ़िरोज़ शाही और पांचवा दे रखा है तबकात अकबरी। अब हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। अगर हम इसका मिलान करें तो जियाउद्दीन बर्नी की जो पुस्तक थी वो आपकी जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फ़िरोज़ शाही लिखी थी, ठीक है। जबकि हसन निज़ामी ने ताजुल मासिर लिखा। मिनाजुस सिराज की पुस्तक का नाम तबकात नासरी था, जबकि याहिया बिन अहमद सरेंदी की पुस्तक का नाम तारीख मुबारक शाही था। तो ये करेक्ट मैच रहेगा, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन थी? ऑप्शन ए रत्ती, जैसे रक्तिका संस्कृत भाषा में रक्तिका नाम था जिसका। बी है मासा, सी है तोला, जिसे संस्कृत में तोलक कहा जाता था। डी द्रोण। ये यूपीपीसीएस 1996 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी रत्ती या संस्कृत में जिसे रक्तिका कहा जाता है, ये तौल की सबसे छोटी इकाई थी सल्तनत कालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के या कुतुबुद्दीन ऐबक के। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में, एमपी पीसीएस में, एसएससी में, ठीक है। तो यहाँ पे 112 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका अलाउद्दीन खिलजी, यानी अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उनके दरबार के कवि रहे थे। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले यानी पटियाली में हुआ था, कासगंज जिले के पटियाली में हुआ। इन्हें तूतिया हिंद कहा जाता है, इन्हें खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। इन्होंने सितार का आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो ने, फरिश्ता ने, इब्न बतूता ने या जियाउद्दीन बर्नी ने। उत्तराखंड पीसीएस का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर रहेगा इब्न बतूता। इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला, जिसने डाक व्यवस्था का विवरण दिया है। उस समय जो डाक व्यवस्था चलती थी उसका विवरण इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1210 ईस्वी, 1398 ईस्वी, 1492 ईस्वी या 1526 ईस्वी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी 1398 ईस्वी में। नसरुद्दीन तुगलक के समय पर तैमूर लंग ने भारत पर अटैक किया था और दिल्ली को लूटा था, और जिसके बाद तुगलक वंश खत्म हो गया। उसके बाद सैयद वंश की स्थापना की थी खिलजी खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई? ऑप्शन ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी है अलाउद्दीन खलजी, डी है शेरशाह।
तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। यानी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद बदायूनी ने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई सारी योजनाएं स्टार्ट की थी, जैसे टोकन करेंसी हुआ, दिल्ली से राजधानी दौलताबाद और फिर से दौलताबाद से राजधानी दिल्ली को ट्रांसफ़र किए, कराचिल का अभियान किया था, खुरासान का अभियान किया था, जो गंगा यमुना का दोआब है वहाँ पे कर में वृद्धि की थी। तो ये सारे अभियानों की शुरुआत की थी, ये सारी चीज़ें लेके आए थे मोहम्मद बिन तुगलक, और इन सभी में असफल रहे थे, जिस वजह से ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ये सभी में फेल हो गए थे, जिस कारण राजा उनसे, जो प्रजा थी वो परेशान रहती थी उनसे। और उस समय इनको पागल बादशाह कहा जाता था, बहुत ही क्रूर शासक रहे हैं, बहुत इनकी जो सजाएं दी जाती थी बहुत ही क्रूर टाइप की सजाएं होती थी। तो इस वजह से बदायूनी ने कहा था कि आज राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन, बी इल्तुतमिश, सी गयासुद्दीन या डी कुतुबुद्दीन। तो क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, यानी गयासुद्दीन इसका पूरा नाम था। ये गुलाम वंश का महत्वपूर्ण शासक रहा जिसने लोहा एवं रक्त की नीति अपनाई थी। इसके साथ साथ सजदा, पाबोस तथा नवरोज जैसे ईरानी परंपराओं को अपने दरबार में अपनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने इसका विरोध किया? ऑप्शन ए बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश। तो क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी और उलेमाओं की कभी नहीं बनी। अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाह रहा था, लेकिन उलेमाओं ने इसका विरोध किया तो वो नहीं चला पाया, नहीं स्टार्ट कर पाया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, क्वेश्चन नंबर 118, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, लोधी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या लाल किला। तो ये 118 का करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन सी, यानी हुमायूं का मकबरा। ये इस हुमायूं के मकबरा में आपको भारतीय तथा फारसी दोनों ही वास्तुकला शैली का उदाहरण वास्तुकला शैली के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी ये भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का मिश्रित उदाहरण है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात यानी दान विभाग की स्थापना की थी, वह कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन शाह या डी बहलोल लोधी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान जैसे नए डिपार्टमेंट्स यानी विभागों की स्थापना की थी। दीवाने खैरात दान विभाग से संबंधित था, जबकि दीवाने बंदगान स्लेब्स यानी गुलामों से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? ऑप्शन ए बीड़ा, ढोलक, सारंगी या सितार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी सितार। इसका आविष्कार अमीर खुसरो जी ने किया था, ठीक है। इन सितार को हिंदू मुस्लिम दोनों ही जो वाद्य यंत्र होते थे उनका मिक्सचर बनाया गया है, इस सबसे श्रेष्ठ मिश्रण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी तथा हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, अफीक, इसामी या डी अमीर खुसरो। तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 122 है कि अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए आरंभ में इनकी सैन्य शक्ति कमजोर थी, बी मंगोल आक्रमण का भय था, भारत में उनकी संख्या नगण्य थी, या डी है वे साम्राज्य का विस्तार करना ही नहीं चाहते थे। ये झारखंड पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 122 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी मंगोल आक्रमण का भय रहता था। यानी उस समय मंगोल आक्रमण का भय था, जिसके कारण से अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद, अनुकूल परिस्थितियां इस प्रकार से क्योंकि उस आसपास के जो भी सेंट्रल पावर थी इन सल्तनत काल गुलाम वंश के अलावा उत्तरी भारत में कोई भी सेंट्रल पावर नहीं थी, कोई भी मेजर पावर नहीं थी। चाहते तो वो बहुत बड़े एरिया में फैल सकते थे, लेकिन मंगोल आक्रमण के भय के कारण उनका जो विस्तार, साम्राज्य का विस्तार नहीं हो पाया था। बाद में खिलजियों ने आके मंगोल आक्रमण को रोका और जो अलाउद्दीन खिलजी के समय पर इस जो सल्तनत काल का विस्तार बहुत बड़े एरिया में फैल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की?
ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर सानी की उपाधि से नवाजा था, जिसका अर्थ होता है द्वितीय सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। सिक्कों पर खलीफा का नायब या खुद यानी सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का पहला सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या डी बहलोल लोदी। तो 124 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, यानी फिरोज शाह तुगलक ने अपने सिक्के पर खलीफा का नायब लिखवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन एस इल्तुतमिश ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ पे 125 का करेक्ट आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक अगेन। यानी फिरोज शाह तुगलक ने खुद को एक सैयद उस सलातीन की उपाधि ली थी और इसने ही अपने सिक्कों पर खलीफा का नायब लिखवाने खुदवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से किसे कुरान खवा यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, मोहम्मद बिन तुगलक को, या फिरोज शाह तुगलक को। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान कवा यानी कुरान का पाठ करने वाला, साथ में इसे लाख वक्स भी कहा गया यानी लाखों का दान करने वाला। ठीक है, तो ये दो उपाधियाँ कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 है कि किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई सेकंड की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को, इल्तुतमिश को, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन ए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी दया या करुणा भाव को देखते हुए मिनहाज ने उसे हातिम ताई सेकंड की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है 128, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद जो अजमेर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन और डी फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर फिर से कुतुबुद्दीन ऐबक इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो मस्जिदों का निर्माण कराया था। एक मस्जिद थी अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में थी, दूसरी मस्जिद थी आपकी कुबतुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ऑप्शन ए चंगेज़ खान, तैमूर लंग, नादिर शाह, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन ए, यानी चंगेज़ खान। चंगेज़ खान अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। जबकि बलबन जो गयासुद्दीन बलबन था वो अपने आप को नियामती खुदाई कहता था, यानी खुदा का प्रतिबिंब मानता था अपने आप को। जबकि चंगेज़ खान अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कह रहा है। ठीक है, चंगेज़ खान के वंशजी मंगोल कहलाए थे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र, मंसूर का अर्थ होता है जो मंजूर कर लिया गया हो, यानी स्वीकृति पत्र या मनाभिषेक पत्र प्रदान किया था? यानी किससे बगदाद के खलीफा ने मंजूर या स्वीकृति पत्र दिया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, रजिया सुल्ताना को, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 130 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने सुल्तान की पदवी को मंजूर किया था, यानी इल्तुतमिश को एक लीगलाइज्ड सुल्तान माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 131 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दोआब के यानी गंगा यमुना के दोआब के रीजन का आर्थिक महत्व को समझा और वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा देने का कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए सिकंदर शाह, बी है इब्राहिम लोदी, या बहलोल लोदी, यानी सभी लोदी वंश के शासकों का एक कालानुक्रम है। दूसरा ऑप्शन है सिकंदर शाह, उसके बाद बहलोल लोदी या इब्राहिम लोदी। सी है बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर शाह है, बाद में इब्राहिम लोदी। डी है आपका बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी और सिकंदर शाह सबसे लास्ट में। ये यूपीपीसीएस सन 2006 का पूछा, यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है सन 2006 में। तो क्वेश्चन नंबर 132 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, यानी सबसे पहले लोदी वंश की स्थापना करने वाले बहलोल लोदी का जिक्र आएगा। उसके बाद सिकंदर शाह जिन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा का निर्माण कराया, आगरा शहर बसाया, और जिसने गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था जो। और सबसे लास्ट में इब्राहिम लोदी आएगा जो पानीपत के 1526 के युद्ध में बाबर से हार गया था।
और उसके बाद लोधी वंश का पतन हुआ, साथ में सल्तनत काल भी खत्म हो गया था, उसके बाद मुगल काल स्टार्ट होता है। यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, पहलो लोधी, उसके बाद सिकंदर लोधी और लास्ट में इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। दिल्ली सल्तनत के तुगलक और राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकेंड, नसरुद्दीन महमूद या नुसरत शाह। यूपीएससी सन 2004 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 133 का यहाँ पे फिर से करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी नसरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था, जिसको 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने पराजित किया था और इसके बाद तुगलक वंश खत्म हो गया। बाद में 1414 ईस्वी में खिज्र खां द्वारा सैयद वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवान आरिज स्थापित किया था। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। और डी है फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग जैसे दीवाने बंदगान स्थापित किया। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर पूछा है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी फिरोज शाह तुगलक ने जो भी गुलाम थे उनके लिए एक नया विभाग बनाया दीवाने बंदगान। तो ये आपका करेक्ट है। जबकि ऑप्शन ए की तरफ अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवाने अर्ज स्थापित किया, तो ये गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ने ये विभाग नहीं बनाया था, ये गयासुद्दीन बलबन ने दीवाने अर्ज नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। जबकि सेकंड है कि बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, तो ये गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की पद्धति और जो भी सैनिक थे उसके उनका होलिया का विवरण लिखवाने की पद्धति स्टार्ट कराई थी। ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, तो ये गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका जो चचेरा भाई था वो फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। यहाँ पे कथन और कांड दे रखे हैं। कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्ग द्वारी नामक शिविर में रहा। कारण है उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे। इसके कूट दे रखे हैं कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर कथन और कांड दोनों सही हैं। कथन जो कारण है कथन की सही व्याख्या कर, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्ग द्वारी नामक शिविर में रहा था। इसका कारण यह था कि दिल्ली उस समय प्लेग से बर्बाद हो गई थी। उस समय बहुत से लोग मर रहे थे प्लेग की वजह से, जिस वजह से उसने दिल्ली को छोड़ दिया था और स्वर्ग द्वारी नामक शिविर में 2 साल तक व्यतीत किया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 है चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर अटैक किया था, आक्रमण किया था? ऑप्शन ए बलबन के शासनकाल के समय फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक। यूपीएससी सन 2001 और एनडीए सन 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 136 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर अटैक किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने बड़ी समझ से जो ईरान का शासक था जिसका पीछे चंगेज खान कर रहा था उसको शरण नहीं दी, जिसके कारण से चंगेज खान ने भारत से वापस हो गया था और दिल्ली पर अटैक नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? ऑप्शन ए दीवाने बंदगान, एक तरफ दे रखा है तुगलक, यानी दीवाने बंदगान से सम्मिलित किया हुआ है तुगलक। बी है दीवाने मुस्तकराज जिसके सामने बलबन, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्च मोहम्मद तुगलक। यहाँ पे सही रूप से सुमेलित पूछा है, यानी कौन सा इनमें से सही रूप से सुमेलित है? तो 137 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा दीवाने बंदगान यानी तुगलक, ठीक है। और ये तुगलक था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। यानी फिरोज शाह तुगलक के समय दीवाने बंदगान का निर्माण हुआ था, जो गुलामों के लिए एक नया विभाग बनाया गया था। जबकि बलबन के समय दीवाने मुस्तकराज बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन के समय एक सैन्य विभाग की स्थापना की गई थी जिसे दीवाने अर्ज कहा गया, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी यहाँ पे दीवाने मुस्तकराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवाने अर्ज को बलबन ने बनाया था, जबकि दीवाने कोही को मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापना की थी। यानी ये सभी मैच नहीं है, जबकि दीवाने बंदगान ये तुगलक यानी आपके फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। तो पहला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 में है सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए अबजाद वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी। सी है इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। डी है कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी या वसूली। ये यूपीएससी 1998 का पूछा गया क्वेश्चन है।
यहाँ पे फवाजिल का अर्थ पूछा है, तो 138 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अदसेस राशि को फवाजिल कहते हैं। यानी इल्तुतमिश ने इक्तदारी सिस्टम को लॉन्च किया था, जिसमें उसने अपने सभी साम्राज्य को, पूरा साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया जाए, जिसे इक्ता बोलते थे। और उनके हेड होते थे इक्तदार, जिनका कार्य होता था कि अपने इक्ताओं से, अपने जो ज़मीन इक्ता मिला हुआ है वहाँ से भू राजस्व को वसूलना, और उसकी जो अधिशेष राशि है उसका यूज आधा तो वो खुद ही कर लेते थे, और उसका जो टैक्स होता था वो जमा किया जाता था सरकारी खजाने में, जिसको फवाजिल कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोजशाह तुगलक, या डी सिकंदर लोदी। तो क्वेश्चन नंबर 139 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा फिरोजशाह तुगलक। ठीक है, फिरोजशाह तुगलक नहरों के निर्माण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ उसने सिंचाई पर एक टैक्स भी लगाया हुआ था। ठीक है, सिंचाई पर पहली बार टैक्स लगाया वो फिरोजशाह तुगलक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। 140 में कथन और कारण देख रखे हैं। कथन है कि प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कारण है अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। यहाँ पे ए है कथन और कारण दोनों सही हैं के लिए, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी है कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी दे रखा है आपका कथन गलत है किंतु कारण सही है। यूपीएससी 1998 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो 140 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। इसका मतलब यह है कि प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान होता था। ठीक है, और इसका कारण यह था कि अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। यह कार्य इल्तुतमिश ने किया था, जिसको इक्तदारी प्रणाली कहा जाता था। यानी जितने भी जो सेना नायक होते थे उनको एक एक इक्ता दे दिया जाता था, जिससे वो अपनी सेना रखते थे, अपने पास अपनी सेना रखते थे, और जो भी इक्ते से जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन होता था उससे अपनी सेना पर खर्च करते थे, और जितना भी बचा हुआ पोर्शन होता था वो राजा को यानी इल्तुतमिश को दिया जाता था उस समय पे। ठीक है, जिसको फवाजिल कहते थे। तो ये कथन कार्ड दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी किस चीज़ की? ऑप्शन ए तूतीय हिंद, बी है कैसरे हिंद, सी है जिले इलाही, या डी है दीन इलाही। तो यहाँ पे 141 का करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन सी, यानी बलबन ने खुद को जिले इलाही कहा था, यानी अल्लाह का स्वरूप माना था, अल्लाह का प्रतिबिंब माना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? यानी किसने सबसे पहले मकबरा निर्माण शैली का जन्म दिया, मकबरा निर्माण शैली को जन्म दिया? ऑप्शन ए बलबन, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये 142 के यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन सी, यानी इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि इसने नसरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया था। और ये जो नसरुद्दीन महमूद का मकबरा था, ये नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के बेटे थे जिसका उसने मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया आतार कीन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का परिणामस्वरूप बना, वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, अजमेर में, लाहौर में, या नागौर जोधपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 143 के यहाँ पे करेक्ट आंसर है नागौर या जोधपुर। ठीक है, नागौर जोधपुर में इल्तुतमिश द्वारा बनाया हुआ अतारकीन का दरवाज़ा है, जिससे प्रेरणा लेके अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चहलगानमी या 40 दल का गठन किया था? ऑप्शन ए ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, या रजिया। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगामी या 40 दल का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। निम्नलिखित में से कौन राजदरबार में बलबन का सरप्रमुख प्रतिद्वंदी था? ऑप्शन ए इमामुद्दीन रेहान, किशलू खान, जफ़र खां, या इल्तुतमिश। तो यहाँ पे 145 का करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका इमामुद्दीन रेहान। इमामुद्दीन रेहान बलबन का सरप्रमुख प्रतिद्वंदी था।
तुर्कान चहलगामी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, निम्नलिखित में से किसने चहलगामी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? ऑप्शन ए बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या रजिया। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी बलबन। बलबन ने अपने शासनकाल में चालीसा दल का पूर्णतः समाप्त कर दिया था। चालीसा दल की जबकि स्थापना इल्तुतमिश ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की जो राजधानी थी उसमें तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो 147 के यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा बलबन, यानी बलबन के शासनकाल में तुगरिल खां ने विद्रोह किया था लखनौती बंगाल में, जिसका बलबन ने पूर्णतः दमन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, 148 है कि बलबन ने वित्त विभाग, जिसे दीवाने बिजारत कहा गया, उससे उसे अलग कर पृथक संस्था के रूप में एक सैन्य विभाग दीवाने आरिज या अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या होता था? ऑप्शन ए आंतरिक विद्रोहों का दमन करना, मंगोल आक्रमणों को रोकना। ए और बी दोनों, ना ही डी है और ए, ना ही ए और ना ही बी। तो यहाँ पे 148 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी आंतरिक विद्रोहों का दमन करना और मंगोल आक्रमणों को रोकना। इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों रूप से जितने भी वॉर और एग्रेशन थे, इन दोनों का विद्रोह, इन दोनों को दमन करना दीवाने अरिज यानी जो एक नया सैन्य विभाग था उसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, किसने राज दरबार में सिजदा, सिजदा जिसका अर्थ होता है घुटनों पर बैठकर शीश नवाना, एवं पाबोस, पाबोस का अर्थ होता है पाँव को चूमना, ये दो प्रकार की जो ईरानी परंपराएं थी उसको अपने राज दरबार में लागू किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बलबन। ठीक है, यानी गयासुद्दीन बलबन ने पाबोस और सिजदा नामक से दो जो पर पार्टी थी उनको चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, 150 बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है? ऑप्शन ए अफर सियाव का, अमीर हफ्जा का, तैमूर का, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 150 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी शाहनामा में बलबन ने खुद को अफर सियाव का वंशज माना है। अफर सियाव एक तुर्की योद्धा थे। ठीक है, इनसे अपने आप को रिलेटेड मानता है बलबन, जिससे यह शाहनामा में वर्णित है। ठीक है, इससे वो कहता है कि मैं एक कुलीन समाज से संबंधित रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 150 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी अफर सियाव। नेक्स्ट है 151, वह 151 में एक कथन दे रखा है कि वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह युक्ति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश से, बलबन से, अलाउद्दीन खिलजी से या मोहम्मद बिन तुगलक से। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका 151 का बी, यानी बलबन से संबंधित है। ठीक है, बलबन अपने दरबार में बहुत ही गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में ना तो वह हंसता था, ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। उसने लोहा एवं रक्त नीति अपनाई थी। जितने भी विद्रोह थे उनको क्रूरतापूर्वक दमन किया था। उसने अपने दरबार में सिजदा एवं पाबोस नाम की दो ईरानी परंपराओं को प्रचलन में लाया था। इसके साथ साथ उसने नवरोज जो नया त्यौहार मनाया जाता है, नए दिन का शुरुआत होती है जिस बार से ईरानी कैलेंडर में, उसको भी स्टार्ट किया था उसने। तो ये सारी जो इतनी भी ईरानी परंपराएं थी उसका अपने दरबार में लेके आया था बलबन। नेक्स्ट है 152, क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी, जिसे किलो खरी भी कहा जाता है, उसके राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए बलबन ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ पे 152 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी, जो गुलाम वंश का पतन करके। तो उसने कैलूगढ़ी यानी किलोकरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक करवाया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट है 153, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं कौन कौन सी थीं? घटी घटनाएं थीं, ऑप्शन ए कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, बी था दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र, सी उलूग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, जिसे नव मुसलमान कहा गया, एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना, और डी है उपयुक्त में से सभी घटनाएं। तो यहाँ पर 153 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी रहेगा, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में ये सभी घटनाएं घटित हुई। कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर ने विद्रोह कर दिया
और मलिक काफूर की यानी अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर मलिक काफूर ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। ये अगर आपने पद्मावत मूवी देखी है तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला ने षड्यंत्र किया इसके खिलाफ, जिसके विरोध में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसे हाथी से कुचलवा दिया था। उलूग के नेतृत्व में मंगोलों ने एक नया मंगोलों का मुसलमान सभी जो मंगोल थे वो उलूग के नेतृत्व में मुसलमान बन गए, जिन्हें नम मुसलमान कहा गया, और उनके द्वारा दिल्ली के बाहर एक मुगलपुरा नामक बस्ती बस गई। और डी यानी ये सभी कथन आपके सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 है कि दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? यानी दक्षिण पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण यादव शासक रामचंद्र पर किया गया था देवगिरी में। ये किसके समय पर अटैक हुआ था? ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय पर, अलाउद्दीन खिलजी के समय, मोहम्मद बिन खिलजी या इल्तुतमिश के समय। तो 154 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय पर देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ है, यानी दक्षिण भारत पर सबसे पहला अटैक हुआ था ये। तो ये उस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आपका सुल्तान था, और इसका जो नेतृत्व कर रहा था इस जो आक्रमण का वो अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वकूफ़ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को जाता है? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी को, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, मोहम्मद तुगलक को या इल्तुतमिश को। तो यहाँ पे 155 का करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन बी यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दीवाने वकूफ़ यानी राजकीय व्यय से संबंधित एक विभाग का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है 156, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए अबू रेहान, बी इमामुद्दीन रेहान, सी है अली गुरसास या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 156 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था वो अली गुरसास था। ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, जिस बाद में ये जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए मलिक काफूर, बी है मलिक खान, सी उलूग खान या डी नुसरत शाह। तो यहाँ पर 157 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी मलिक काफूर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से मलिक काफूर को खरीदा था 10,000 दीनार में, जिसके कारण इसे 10,000 दीनारी भी कहा जाता है। बाद में इसने दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहा गया है क्योंकि उसे 1000 दीनारी में खरीदा गया था। वह 1000 सैनिकों का प्रधान था, उसके पास 1000 गाँवों का स्वामित्व प्राप्त था, या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 158 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दीनार में खरीदा था खंबात की खाड़ी से, तो इस वजह से मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान यानी 1307 से लेकर 1312 ईस्वी में किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम क्या रहा? ऑप्शन ए है कि देवगिरी सबसे पहले पराजित हुआ, उसके बाद वारंगल, होयसल, मदुरई, बी है वारंगल, देवगिरी, होयसल, मदुरई, सी है होयसल, वारंगल, देवगिरी या मदुरई, डी है या मदुरई, देवगिरी, वारंगल या होयसल। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन ए, यानी सबसे पहले देवगिरी को पराजित किया गया, उसके बाद वारंगल को, फिर उसके बाद होयसल और होयसल के बाद मदुरई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160, और ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा पार्ट सेकेंड का। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा? राय रयान, राजाओं की राजा की उपाधि दी गई, और गुजरात का नवासारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया। ऑप्शन ए देवगिरी के शासक रामचंद्र को, वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को, सी द्वार समुद्र के शासक बीर बल्लाल को, या मदुरई या मावर के शासक बीर पांड्या को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 160 का करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन ए, यानी देवगिरी के शासक रामचंद्र यादव को अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा और उसे राय रयान की उपाधि दी, और गुजरात का एक नवसारी जिला भी उसे सौंप दिया था। तो ये पार्ट सेकंड के सभी क्वेश्चंस हुए, 80 क्वेश्चंस हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पार्ट थर्ड में लाएंगे। तो अभी तक के लिए अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपको शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।